डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने कोशिका तथा उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि हमने कोशिका के दोनों प्रकार के भी बारे में चर्चा की थी। जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, उनको हम आज एक बार दोबारा फिर से समझेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन मतलब संरचना के आधार पर जो होती हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। यानी ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बांटी गई है संरचना के आधार पर बांटी गई। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किससे कहते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इन कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक, इनमें केंद्रक कला नहीं होती और जो केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ हुए वो कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। जैसे अब केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ कौन होते हैं, देखिए केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ हैं प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, आरएनए है। ये सब कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। ऐसे कला विहीन केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी इसको कला विहीन जो केंद्रक होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड, उनको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी कला विहीन केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो कोशिकांग होते हैं, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, वो विकसित अच्छे से नहीं होते। जो कोशिकांग होते हैं वो अच्छे से विकसित नहीं होते। अब कोशिकांग क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, जैसे गाल्जी काय है, लवक है, तारक काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है तथा अंतःहृदयी जो जालिका है या एंडोप्लाज्मिड है, रेटिकुलम जो आदि होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये विकसित नहीं होते, ये पूर्ण विकसित नहीं होते। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लिया। अब इसके बाद हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं। यानी जो पूर्ण विकसित कोशिकांग मतलब जो कोशिकांग होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें जो अब कोशिकांग क्या, जैसे हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काय है इत्यादि जो होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं। जो इसमें डीएनए होता है वो हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ, यानी जो डीएनए जुड़ा होता है ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबद्ध होता है। यानी जो डीएनए का संबंध होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ, यानी जो डीएनए को जोड़े रखती है वो उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। किस कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में। इस तरह से जो ये जो कोशिकाएं हैं, यानी जो इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये केवल नीली हरी शैवाल व जीवाणुओं को छोड़कर, नीली हरी शैवाल और जीवाणुओं को छोड़कर, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें नहीं पाई जाती है ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं, और ना तो पाई जाती है नीली हरी शैवाल में। लेकिन हाँ, ये और जो शैवालें बची हैं और पौधे, मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है, कहने का तात्पर्य हुआ जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये किसमें पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि ये शैवालों में पाई जाती है, शैवालों में पाई जाती है, लेकिन नीली हरी शैवाल में नहीं पाई जाती। ये शैवालों में भी पाई जाती है, ये पौधों में भी पाई जाती है, ये पौधों में भी पाई जाती है और ये जंतुओं में भी पाई जाती है। सिवाय छोड़कर वायरस में, यानी जंतु में भी पाई जाती है ये, सिवाय छोड़कर नीली हरी शैवाल में और जीवाणुओं को छोड़कर सभी प्रकार की शैवालें और पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। हमने आपको कोशिका के प्रकार भी बता दिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो नीली हरी शैवाल है और बैक्टीरिया। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया में, और किसमें, और बैक्टीरिया में पाई जाती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो पौधों में, यानी जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका वो पौधों में पाई जाती है और जंतुओं में पाई जाती है और जंतु के बाद शैवालों में। आप इतना अंतर समझिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो नीली हरी शैवाल में पाई जाती है और जो अन्य शैवालें हैं, यानी
नीली हरी शैवाल को छोड़कर उन सब में जो कोशिका पाई जाती है वो यूकोरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके बाद हम कुछ इस कोशिका के विभिन्न जो भाग हैं, कोशिकांग हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका का जो पहला भाग है वो क्या है। तो कोशिका का सबसे पहला जो भाग है यहाँ पर हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है गाल्गी उपकरण। आखिर गाल्गी उपकरण क्या होता है? अगर बात करें गाल्गी उपकरण की, तो गाल्गी उपकरण कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। अगर इसका दूसरा नाम की बात हम करें तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है लाइपोकांड्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है लाइपोकांड्रिया। और अगर बात करें कि इनकी जो खोज हुई वो कब हुई और कैसे हुई, तो इनकी जो खोज हुई वो 1898 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? तो ये कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे। यानी वैज्ञानिक का क्या नाम था? कैमिलो गाल्जी। यानी कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1898 ईस्वी में गाल्जी उपकरण की खोज की। आपको जैसे कि समझ में आ गया होगा। और ये जो गाल्जी उपकरण हैं ये जीवाणुओं में व नीली हरी शैवाल में नहीं पाए जाते। यानी ये जो गाल्जी उपकरण होता है, ये कोशिकांग जो है गाल्जी उपकरण, ये ना तो पाए जाएंगे नीली हरी शैवाल में, मतलब नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया में अनुपस्थित रहते हैं। यानी नीली हरी शैवाल जो होती है, नीली हरी जो शैवाल है उसमें ये अनुपस्थित रहते हैं, और बैक्टीरिया में भी नहीं पाए जाते। यानी ये बैक्टीरिया में भी नहीं पाए जाते। इसके बाद अगर हम इसके वर्क की बात करें तो इसका जो वर्क है वो वर्क ये है कि कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। कोशिका पट्ट मतलब कि कोशिका विभाजन में कोशिका पट्ट के निर्माण के समय जो गाल्जी जो उपकरण है, जो गाल्जी काय है, यानी जो कोशिका पट्ट का निर्माण ही करते हैं। मतलब कोशिका विभाजन में कोशिका पट्ट के निर्माण के समय जो गाल्जी काय की थैलियां जो हैं ये कटकर कोशिका पट्ट प्रदेश की ओर सरकती हैं और नए कोशिका पट्ट का निर्माण करती हैं। यानी इसका सीधा सा आप समझ सकते हैं कि जो गाल्जी उपकरण है ये कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। और जो दूसरा इसका वर्क है यानी गाल्जी उपकरण का ये दूसरा वर्क ये है कि ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का यानी सेल वॉल का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अगर तीसरी बात करें, इसका तीसरा जो वर्क है उसकी अगर बात करें तो हम देखते हैं कि शुक्र जनन के अंतर्गत अग्रपिंडक का निर्माण करता है। यानी ये शुक्र जनन का जो अग्रपिंडक है, जैसे कि हम आपको बताते चले हैं कि जंतुओं के शुक्राणु जो होते हैं उनमें सिर के ऊपर, यानी जो जंतुओं के शुक्राणु होते हैं, उनके सिर के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। यानी जो शुक्राणु होते हैं उनके जो सिर है उन पे एक टोपी जैसी संरचना होती है, और उन टोपी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। इसका निर्माण शुक्रजनन के समय, यानी जब शुक्रजनन होता है तो उसके समय गाल्जी काय के द्वारा होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गाल्जी उपकरण का पहला कार्य क्या हो गया? कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। दूसरा क्या होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तीसरा वर्ग ये हो गया कि शुक्रजनन के अंतर्गत जो होता है ये अग्रपिंडक का निर्माण करता है। फिर क्या है? इसके बाद एक चौथा वर्ग ये है कि हार्मोन का उत्पादन भी करता है। यानी जो गाल्जी उपकरण है ये क्या करता है? ये हार्मोन का उपकरण मतलब उत्पादन करता है, यानी हार्मोन। अभी आपको हम बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जंतुओं की जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं उनमें गाल्जी काय जो होता है ये हार्मोन के स्त्रावण में सहायक होता है। यानी जंतुओं की अंतःस्रावी जो कोशिकाएं हैं उसमें गाल्जी काय हार्मोन के स्त्रावण में सहायक होता है। और अगर संक्षेप में कहा जाए, एक आपको बहुत ही अच्छी चीज बता दें कि जो गाल्जी काय है आखिर ये प्रसिद्ध क्यों है, यानी कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट गाल्जी उपकरण का जो वर्क है वो ये है कि यानी गाल्जी काय जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि यह ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यानी कोशिका के लिए क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कौन? गाल्जी काय।
या ऐसी फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस की फैक्ट्री कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। और एक वर्ग करता है, पांचवा वर्ग जो इसका है, वो पांचवा वर्ग ये है गाल्जी काय का, कि ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। क्योंकि जो लाइसोसोम होते हैं वो क्या होता है कि उसका लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय से होता है। यानी ये जो पांचवा निर्माण है ये क्या है, लाइसोसोम होता है। यानी जो गाल्जी काय का वर्क है ये क्या है कि पांचवा कार्य ये है कि लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो सबसे पहले इसकी खोज के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो इसकी खोज का श्रेय जेम्स डेनियली तथा हग डावसन नाम के वैज्ञानिक को जाता है। यानी जेम्स डेनियली और हग डावसन वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में कोशिका झिल्ली की खोज की और ये बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली 3 परतों के द्वारा बनी होती है। पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। ये जो 3 परतें होती हैं, ये जो बाहरी की 2 परतें हैं, ये बाहरी की 2 जो परतें होती हैं ये प्रोटीन की बनी होती हैं, और जो अंदर की ये परत होती है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये जो अंदर की मतलब परत है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो फास्फोलिपिड का जो दोहरा स्तर है वो प्रोटीन के स्तरों से घिरा होता है। जो मतलब फास्फोलिपिड का ये जो दोहरा स्तर है ये प्रोटीन के स्तरों से घिरा होता है। अगर हम इसके बाद कोशिका झिल्ली के कार्य की बात करें कि इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तो ये है कि ये अपने में से आयनों को कोशिका के से बाहर करता है तथा बाहर के आयनों को कोशिका के जरूरत वाले मतलब आयनों को कोशिका के अंदर लाता है। ये रक्षण का काम भी करता है, मतलब कि कोशिका का रक्षण कार्य भी करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदते हैं तो किसी न किसी पैकेट में मिलता है ना, किसी न किसी कोई भी सामान ले आप किसी न किसी पैकेट में रखता है तो क्या है, उसका रक्षण करता है ना। मान लीजिए आप एक बुक ही खरीदें तो बुक के ऊपर एक दफ्ती होती है ना, तो वो क्या करती है, एक रक्षण का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार जो कोशिका झिल्ली है कोशिका का रक्षण का कार्य करती है। फिर इसके बाद ये जो है कोशिका झिल्ली यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है कोशिका को, यानी कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, और कोशिका को आकृति तथा आकार देने का काम भी कोशिका की झिल्ली के द्वारा होता है। यानी आयनों का आदान प्रदान, कोशिका का रक्षण, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, और इसके बाद में आकृति तथा आकार जो है कोशिका को कोशिका की झिल्ली के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और देखते हैं कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या होती है। तो हम देखते हैं कि जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है इसका सबसे पहले हम इसकी खोज देखते हैं कि इसकी खोज जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका की किसने की। तो हम पाते हैं कि K.R. पोर्टर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1945 ईस्वी में, यानी इन वैज्ञानिक का क्या नाम था, K.R. पोर्टर, यानी K.R. पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने 1945 ईस्वी में, कब की, 1945 ईस्वी में अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज की। यानी K.R. पोर्टर ने कब अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज की, 1945 ईस्वी में। अगर इसके बारे में बात करें तो हम यह पाते हैं कि जो ये है, ये अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका जो होती है ये कोशिका द्रव्य में विस्तृत रूप से फैली रहती है। ये असंख्य शाखाओं वाली आपस में संबंधित झिल्लियों का एक बंद प्रकार की जो झिल्लियां होती हैं उनका एक जाल है। जो ये झिल्लियां जो हैं ये
एकक कलाओं के प्रकार की होती है। यानी जो ये जो झिल्लियां हैं, कौन सी झिल्लियां, ये जीवद्रव्य कलाएं जो हैं, यानी जो झिल्लियां जीवद्रव्य कलाओं वाली हैं, ये एकक कलाओं के प्रकार की होती है। और अगर बात करें इसमें और क्या होता है, तो इसमें अंतःप्रतिबिंब जालिका जो होती है, इसकी बाह्य सतह पर असंख्य राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी असंख्य राइबोसोम लगे होते हैं। कहाँ पर लगे होते हैं? अंतःप्रतिबिंब जालिका में। जो अंतःप्रतिबिंब जालिका है, इसमें जो असंख्य प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, ये लगे होते हैं। और इसके बाद आपको बताते चलें कि जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में अंतःप्रतिबिंब जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती। जो नीली हरी शैवाल होती है, हमने आपको बताया था नीली हरी शैवाल किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये अंतःप्रतिबिंब जालिका नहीं हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवालों में अंतःप्रतिबिंब जालिका नहीं होती। आपको समझ में आ गया? यानी जो ये पार्ट है अंतःप्रतिबिंब जालिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती। अर्थात नीली हरी शैवाल में कोशिकांग जो होता है, ये नहीं होता है। अगर इसके बाद हम अंतःप्रतिबिंब जालिका जो है, इसके कार्य की बात करें, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये होता है कि ये सहारा प्रदान करता है, यानी कोशिका को सपोर्ट करता है। अर्थात अंतःप्रतिबिंब जो जालिका है, ये कोशिका के कंकाल ढांचे के रूप में आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। अर्थात जो अंतःप्रतिबिंब जालिका है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये हो गया कि कोशिका को ये सहारा प्रदान करता है, यानी एक ढांचे के रूप में कार्य करता है, यानी कंकाल कह सकते हो आप। कोशिका का कंकाल अगर कोई कहा जाता है तो अंतःप्रतिबिंब जालिका कहा जाता है। इसके बाद अगर दूसरा इसका वर्क देखते हैं, तो ये है कि अंतराकोशिकीय स्थानांतरण करता है। मतलब कोशिका के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, कुछ आयन होते हैं, तो इनका स्थानांतरण ये एक जगह से दूसरी जगह तक करता है। जैसे कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन व अन्य कोशिकीय पदार्थ जो होते हैं, यानी कहाँ पर यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है, वह अन्य कोशिकीय जो पदार्थ होते हैं, उनका स्थानांतरण झिल्ली से घिरी गोल थैलियों के रूप में होता है। और ये जो थैलियां हैं, ये छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में एक कोशिकांग की झिल्ली से पृथक होकर दूसरे कोशिकांग पर जाती हैं। जो ये वर्क, मतलब जो ये प्रोटीन व अन्य कोशिकीय पदार्थ का स्थानांतरण जो है झिल्लियों के द्वारा घिरी गोल झिल्लियों में जो के रूप में होता है, ये जो थैलियां हैं, ये छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में एक कोशिकांग की झिल्ली से पृथक होकर दूसरे कोशिकांग पर जाती है। और ये जो स्थानांतरण का कार्य है, ये कौन करता है? ये अंतःप्रतिबिंब जालिका करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तीसरा वर्क ये है कि लिपिड्स का संश्लेषण करता है। यानी जो अंतःप्रतिबिंब जालिका है, ये क्या करता है? ये लिपिड्स का संश्लेषण करता है। ये लिपिड्स का संश्लेषण करता है। तो जैसे कि जो अंतःप्रतिबिंब जालिका जो है, विभिन्न प्रकार के लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि का संश्लेषण करती है। फिर एक चौथा इसका वर्क है, वो ये है कि ये ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। ग्लाइकोजन संग्रह करने का मतलब ये हो गया कि ग्लाइकोजन को ढूंढ ढूंढ के एक पास एकत्रित करता है। आइए देखते हैं तारक काय को क्या कहा जाता है। तो तारक काय को सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश जो नेम है वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम यानी तारक काय की खोज टी बावेरी ने, यानी तारक काय की जो खोज है वो टी बावेरी ने 1888 ईस्वी में की। कब की? 1888 में। यानी तारक काय की खोज टी बावेरी ने 1888 में की। और ये तारक काय पाया कहाँ जाता है? तो तारक काय जंतु कोशिकाओं और कुछ पौधों, जैसे पौधे कैसे शैवाल है, कौको तथा मांस के केंद्रक के समीप कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यानी ये जो पौधे हैं, जैसे शैवाल के या कौकों के तथा मांस के समीप जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें पाए जाते हैं। प्रत्येक जोड़े के 2 तारक केंद्र डिप्लोसोम कहलाते हैं। यानी प्रत्येक जो जोड़ा होता है, उसके जो तारक केंद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिप्लोसोम कहलाते हैं। यानी जो तारक केंद्र जो हैं 2 जोड़े के,
वो क्या कहलाते हैं? डिप्लोसोम। डिप्लोसोम कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और ये एक दूसरे से, मतलब जो दो जोड़े होते हैं वो एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। वो कितने अंश का कोण बनाते हैं? ये दोनों जो जोड़े होते हैं तारक केंद्र, जिनको डिप्लोसोम कहते हैं, ये आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस प्रकार, और अगर हम तारक काय के बारे में पढ़ें कि इसका वर्क क्या होता है, तो तारक काय का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो ये है कि कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यानी तारक काय का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? कोशिका विभाजन कार्य करना, यानी कोशिका विभाजन में भाग लेना। विभाजन यानी कोशिका विभाजन में तारक काय भाग लेता है। इसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। तो अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लाइसोसोम की खोज के बारे में। तो लाइसोसोम की खोज का श्रेय एक वैज्ञानिक थे, डी डुबे, इनको जाता है। डी डुबे ने 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यानी उनको मतलब लाइसोसोम की खोज के लिए इनको मिला नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार इनको 1974 ईस्वी में मिला। कब मिला इनको नोबेल पुरस्कार? 1974 ईस्वी में। अगर बात करी जाए कि लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है, तो लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में निश्चित रूप से देखा गया है। जो मतलब कह सकते हो कि ये कि लाइसोसोम जो है ये जंतुओं की कोशिकाओं में भी देखा गया है, परंतु पौधों की कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। मतलब ये जंतुओं की कोशिकाओं में तो पाया गया है, लेकिन जो कोशिकाएं हैं पौधों की, उनमें इनके जो उदाहरण है वो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए थे पी मटाइल, यानी उन वैज्ञानिक का क्या नाम था? पी मटाइल। और उन जो मटाइल वैज्ञानिक थे, पी मटाइल, इन वैज्ञानिक ने 1964 ईस्वी में ये बताया था, इन्होंने खोज करके ये बताया था कि कवक में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम कहाँ होता है? कवक में। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने, कब की? 1955 ईस्वी में। और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब? 1974 ईस्वी में। लेकिन उन्होंने जब खोज की तो उन्होंने बताया कि ये जो लाइसोसोम है वो जंतुओं में पाया जाता है और इसके जो उदाहरण हैं वो पादप कोशिकाओं में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक थे पी मटाइल, इन्होंने 1964 ईस्वी में खोज की और इन्होंने बताया कि कवक में भी ये लाइसोसोम पाया जाता है। और जिस कवक में ये पाए गए थे, मतलब जिस कवक में लाइसोसोम पाया गया था, उस कवक का नाम अगर बात करें हम तो उसका नाम था न्यूरोस्पोरा। क्या नाम था उसका? न्यूरोस्पोरा नाम था। यानी उस कवक में उन्होंने सिद्ध की थी। किसने सिद्ध की थी? पादप में लाइसोसोम की उपस्थिति किसने सिद्ध की थी? पी मटाइल ने। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइसोसोम का वर्क क्या होता है। तो लाइसोसोम का मेन वर्क ये होता है, कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। यानी जो कोशिका के बाह्य पदार्थ होते हैं उनका ये पाचन करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। इसके बाद अगर बात करें हम दूसरी की, अंतः कोशिकीय पाचन करता है, अर्थात कोशिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनका ये पाचन करता है। इसके बाद कह सकते हो कि स्वनष्टीकरण या आत्मलयन करता है। मतलब आत्मलयन का मतलब ये हो गया कि आपको बता दें, स्वनष्टीकरण का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं कहीं ऐसा होता है कि दरवाजे या खिड़कियां बंद करते समय हमारी उंगली दब जाती है दरवाजे या खिड़कियों में, और वहाँ पर उंगलियों के पास एक ब्लैक सिंबल बन जाता है। यानी जो
उंगली हमारी दब जाती है वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक जो होता है वो मिट जाता है और फिर सेम उसी कंडीशन में जैसी हमारी कलर जो है उंगली का पहले था वैसे ही कुछ दिनों के बाद हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो लयनकाय हमारे बॉडी के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है, यानी जो लाइसोसोम होता है, ये लाइसोसोम उन कोशिकाओं को अपघटित कर देता है, यानी उनका पाचन कर देता है और वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है। आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक चौथा वर्ग जो है ये है कि कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। यानी पहला कार्य क्या हो गया, बाह्य पदार्थों का पाचन, यानी पहला वर्ग क्या हो गया लाइसोसोम का, पहला वर्ग ये हो गया बाह्य पदार्थों का पाचन, दूसरा हो गया अंतःकोशिकीय पाचन, और तीसरा हो गया स्वनष्टीकरण। यानी स्वनष्टीकरण मतलब अपने आप में अपने अंगों को, जो खराब अंग होते हैं, मतलब कोशिका के जो पार्ट्स खराब हो जाते हैं, जो कोशिकाएं मर जाती हैं, उन कोशिकाओं का अपघटन स्वयं में कर लेता है, उनको नष्ट कर देता है। और चौथा वर्ग ये है कि कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। राइबोसोम क्या होता है? तो अगर हम बात करें राइबोसोम की, तो सबसे पहले इसकी खोज के बारे में देखते हैं। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। एक वैज्ञानिक थे पैलाडे ने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की और इनको 1974 ईस्वी में इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मान 1974 ईस्वी में राइबोसोम की खोज करने के लिए इनको दिया गया। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S और एक होता है 80S। जो इस राइबोसोम दो प्रकार के जो होते हैं ये अवसादन गुणांक के आधार पर होते हैं। यानी अवसादन गुणांक के आधार पर जो राइबोसोम है दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको बताएं अवसादन गुणांक क्या होता है, तो आपको बताएं कि राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक यंत्र प्रयोग किया जाता था, किया जाता भी है, आज भी किया जाता है, जिसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। यानी जो राइबोसोम का अध्ययन करने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता था उसको कहा जाता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इनमें कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं होती थी। जो ये मतलब यंत्र होता था, इसमें कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं होती थी जिनमें हम राइबोसोम को एक विशेष प्रकार के घोल में रख लेते हैं। मतलब जिनमें हम राइबोसोम को क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के घोल में लेकर रख लेते हैं। मतलब राइबोसोम को किसी चीज़ में घोल लेते हैं, और जब राइबोसोम को किसी चीज़ में घोल लेते हैं फिर इसको क्या करते हैं, विद्युत धारा से हम तेज तेज इसको घुमाने लगते हैं, तेज से। और जब घुमाते हैं इसको हम स्पीड से, तो कुछ राइबोसोम क्या है वो तली में बैठ जाते हैं, कुछ राइबोसोम क्या है वो तली में बैठ जाते हैं, और कुछ क्या है धारा के साथ घूमते रहते हैं। जो धारा के साथ घूमते रहते हैं उन्हें 70S प्रकार के राइबोसोम, और जो धारा मतलब में बैठ जाते हैं, धारा में बैठ जाते हैं, उन्हें हम 80 प्रकार के राइबोसोम कहते हैं। यानी 70S प्रकार के राइबोसोम कौन होते हैं, जो धारा के साथ चलते रहते हैं, और जो बैठ जाते हैं उन्हें 80 प्रकार के राइबोसोम कहा जाता है। अब जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, और इनका अवसादन गुणांक जो होता है वो 70S होता है। जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं ये 70S प्रकार के राइबोसोम से बड़े होते हैं। ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, और इनका जो अवसादन गुणांक होता है वो 80S होता है। इस तरह से हम राइबोसोम के बारे में जानकारी प्राप्त की हैं। अब हम आपको बताते चलें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, इन सब के बारे में हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं में अक्सर करके ज़रूर पूछा जाता है, और इनको विस्तार से थोड़ा करवाना पड़ेगा।